सो आज हम वो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू टॉपिक को, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है हमारा वही सेम टॉपिक है जो हमने क्लास 9th के फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में दो तरीके से हो सकती है। दो कंडीशन या दो तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट वन इज बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। जब भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है तो हम बॉडी को कहते हैं इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर बॉडी मूव हो रही हो तो वी कैन से दैट बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। जब भी बॉडी के अंदर ये दो सिचुएशंस हो, ये दो सिचुएशंस हो बॉडी के साथ, तो हम कहेंगे कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। या तो बॉडी रेस्ट में हो, जिसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, या फिर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो। तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों सिचुएशंस में हम कहेंगे कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है इट इज ड्यू टू द रेस्ट पोजीशन, तो ऐसा इक्विलिब्रियम बॉडी का कहलाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो हमारे पास ये दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर। तो यही बेसिक डेफिनेशन भी हमारी, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस केसेस के अंदर हम कहेंगे बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। और साथ साथ अगर हम इन दोनों जो मैंने ऊपर डेफिनेशंस लिखी हैं कि बॉडी रेस्ट में हो और बॉडी मूव कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो इन दोनों केसेस के अंदर बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही होती है इट इज इक्वल टू जीरो, चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे बॉडी मूव कर रही हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इन दोनों केसेस के अंदर बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो जीरो होती है। साथ साथ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी की एक्सेलरेशन भी जो है वो जीरो होगी। तो यहाँ से हम एक और तरीके से एक्सेलरेशन को डिफाइन, इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इफ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, और बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। सो ये मैंने जो है वो दो तीन तरीकों से इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया। डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। ओके। सो जब भी हम बॉडी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो है वो उस बॉडी के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए या बॉडी के इक्विलिब्रियम को बताने के लिए मेरे पास जो है वो दो कंडीशंस होती हैं। टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इन दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना, इन दोनों कंडीशंस का पूरा होना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है साइमल्टेनियसली, कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना जरूरी है। जब भी हम बॉडी को कह रहे हैं कि दिस बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट्स मीन बॉडी फर्स्ट कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है, बॉडी सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है। सो शॉर्ट के अंदर याद रखने के लिए कि व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अबाउट, सो दिस condition is about force and the second condition of equilibrium is about torque. शॉर्ट में आसानी में याद रखने के लिए मैं रिकॉल कर दूं कि फर्स्ट कंडीशन इज रिलेटेड टू फोर्स एंड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज अबाउट टॉर्क। सो फर्स्ट कंडीशन को देखें तो फर्स्ट कंडीशन हमें कहती है द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस on the body is zero। बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हो, तमाम फोर्सेस का जो सम है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो।
Similarly, जो second condition है, it is related to torque, or in short we can say that the sum of all the torques on the body is equal to 0. सो अगर हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी की ऐसी स्टेट जिसमें बॉडी के ऊपर तमाम फोर्सेस का सम 0 हो और बॉडी के ऊपर तमाम टॉर्क्स का सम 0 हो, तब हम कहेंगे द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा हो रहा है कि बॉडी के ऊपर तमाम फोर्सेस का सम तो 0 है बट तमाम टॉर्क का सम 0 नहीं है, बॉडी स्टिल रोटेट कर रही है, तो हम कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। सिमिलरली, अगर बॉडी के ऊपर तमाम टॉर्क का सम तो 0 है बट तमाम फोर्सेस का सम 0 नहीं है, तब भी हम नहीं कहेंगे कि बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बॉडी का इक्विलिब्रियम होने के लिए, बॉडी का बैलेंस होने के लिए या बॉडी का स्टेबल होने के लिए इन दोनों कंडीशंस को पूरा करना इंपॉर्टेंट है। दोनों कंडीशंस का एक साथ साइमल्टेनियसली फुलफिल होना जरूरी है। दोनों कंडीशन क्लियर है? सर इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर फोर्स वाली हो नहीं रही है, मतलब वो ऑब्वियस नहीं हो रही है, टॉर्क वाली हो रही है, फिर भी मतलब ये बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम में नहीं है। बिल्कुल सही है। तो अगर फोर्स वाली कंडीशन पूरी हो रही है, टॉर्क वाली पूरी नहीं हो रही, तो हम कहेंगे बॉडी में इक्विलिब्रियम नहीं है, एंड वाइस वर्सा। ओके सर। ठीक है, ओके। अब इन कंडीशंस को जो है वो मैं फर्दर इलेबोरेट करता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन को, जिसमें हमने कहा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। ये बॉडी के ऊपर तमाम जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जो है वो 0 होगा। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक बॉडी ले लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो मैं यहाँ फोर्स बना देता हूँ। लेट्स से हमारे पास, और एक सेकेंड, ओके। सो लेट्स से हमारे पास जो है वो एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, इसकी वैल्यूज मैं अभी लिखता हूँ। सिमिलरली एक फोर्स ये मेरे पास अप्लाई हो रही है, एक फोर्स ये ले लेते हैं। सो ये डिफरेंट फोर्सेस हैं जो कि मेरे पास यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। सो इन फोर्सेस का सम किस तरह से 0 होगा, अभी हम वो देखते हैं। इन फोर्सेस को हम नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 एंड F8। तो यहाँ हमारे पास टोटल इस बॉडी के ऊपर वी हैव टोटल ऑफ 8 फोर्सेस। 8 फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं। एंड लेट्स से मैं कह देता हूं कि दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में मौजूद है, या फिर ये बॉडी जो है वो मेरी बैलेंस्ड है। सो अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन इसके ऊपर फुलफिल होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। सो इस फर्स्ट कंडीशन को, जिसमें मैंने कहा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, तो इसको मैं जो है वो सम अप कर देता हूं या डिवाइड कर देता हूं दो पार्ट्स के अंदर। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। सो इसी कंडीशन को जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की, इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं। पहला पार्ट ये, द सम ऑफ all the horizontal forces, एंड यहां मैं लिख देता हूं the sum of all vertical forces, these all are equal to each other। तो ऊपर जो मैंने कंडीशन लिखी है that sum of all the forces एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0, तो मैं इसी बात को इस तरह से भी लिख सकता हूं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस
is equal to the sum of vertical forces. अब मुझे इसमें बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी है? सर F8, F7 और F4 होगी। जी बिल्कुल सही है कि ये जो है वो F7, F8 और F4 ये तमाम जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। बिल्कुल इसी तरह से F1, F2, F3, F5 एंड F6 ये तमाम जो है वो वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो मैं यहाँ से दो स्टेटमेंट्स बनाता हूँ। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में हमारे पास आ जाएगा एक F8, दूसरी हो जाएगी F7 और तीसरी हो जाएगी F4। So according to the condition, the sum of all the horizontal forces must be equal to 0। तमाम फोर्सेस का जो सम है वो हमेशा 0 आना चाहिए। साथ साथ एक पॉइंट में यहाँ लिख देता हूं जो कि स्टैंडर्ड है, दैट राइट फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव while लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेस हैं आर टेकन एज नेगेटिव। जो राइट डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस है उसको हम एज स्टैंडर्ड पॉजिटिव लेंगे और जो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्सेस है सो एज स्टैंडर्ड हम उन फोर्सेस को नेगेटिव लेंगे। सो यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस राइट डायरेक्शन में है F7 और F8, तो इन दोनों को मैं पॉजिटिव फोर्स ले लेता हूँ। सिमिलरली जो F4 है मेरी जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में है इसे मैं कंसिडर कर लेता हूं एज नेगेटिव फोर्स। तो ये बात क्लियर है यहाँ पे? सर लेकिन F8, F7, F4 0 बनाते कैसे हैं? मैं अभी एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ओके सर। सो यहाँ तो मैं सारा काम जो है वो वेरिएबल्स की फॉर्म में कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जो है वो मैं वो कर दूंगा, क्या कहते हैं, इनको वैल्यूज दे के जो है वो समझा देता हूँ। पहले हम इसकी वो मैथमेटिकली इसको समझ लें इस कंडीशन को। सो दूसरा पार्ट जो था, द सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 एंड तमाम वर्टिकल फोर्सेस का जो है वो सम वो हमेशा 0 होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स या वर्टिकल फोर्सेस को देखें तो हमारे पास F1, F2 एंड F3 ये तमाम पॉजिटिव है और F6 और F5 ये दोनों जो है वो F1, F2, F3, F5 एंड F6 ये तमाम फोर्सेस जो है वो वर्टिकल फोर्सेस है। तो उसी तरह की बात हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, दैट upward forces are taken as positive, जबकि ये जो डाउनवर्ड फोर्सेस होंगी उनको हम जो है वो एज नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो फोर्सेस को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास है एक फोर्स F1, दूसरी फोर्स है हमारे पास F2, तीसरी फोर्स है F3 और नेक्स्ट फोर्सेस आर F5 एंड F6। तो ये वो तमाम फोर्सेस हो गई। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये तमाम फोर्सेस का जो सम है वो हमारे पास 0 के बराबर आएगा। अगर हम इनकी साइंस को देखें तो अपवर्ड फोर्सेस दोनों पॉजिटिव होंगी, सो F5 पॉजिटिव एंड F6 पॉजिटिव, और रिमेनिंग सारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उन फोर्सेस को हम नेगेटिव में लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई फॉर इक्विलिब्रियम। अगर इसको सम अप करके लिखें तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। सो लेट्स से हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही है F1, F2, F3, F4 प्लस एंड सो ऑन। तो इन तमाम फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो मैथमेटिकली हम उसको इस तरह से लिखते हैं, समीशन F इज इक्वल्स टू 0, जिसका मतलब ये है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हो, चाहे 5 फोर्सेस हैं, 10 है, 20 है, 100 है, तमाम फोर्सेस का जो सम है वो हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये जो दो पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड करके लिखा है इसी फर्स्ट कंडीशन को, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है समीशन F x इज इक्वल टू 0।
वेयर Fx का मतलब ये है कि तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सिमिलरली वर्टिकल फोर्सेस में हम लिखेंगे समीशन Fy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ गई फर्स्ट कंडीशन की, और जो मैंने फर्स्ट कंडीशन को स्प्लिट करके बनाया तो उस हिसाब से हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। क्लियर है कंडीशन? सर आप मुझे ना ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव समझा दें, और आपने जो लास्ट में सबमिशन एफ वाला बताया तो वो एक दफ़ा रिपीट कर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट से हमारे पास एक ये बॉडी है, इसके ऊपर हम जो है वो फोर्सेस मार्क कर देते हैं, जो नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रही है। लेट से एक ये फोर्स ले ली मैंने, एक ये फोर्स ले ली और एक ये फोर्स ले ली मैंने। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं और वर्टिकल फोर्सेस हैं, ये मैंने वर्टिकल फोर्सेस ले ली, और ये एक और मेरे पास आ गई वर्टिकल फोर्स। अब इसके ऊपर मैं वैल्यूज देके वही काम जो मैंने पिछले पेज पे किया, सेम काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट मैं अब यहाँ इनको वैल्यूज भी दे देता हूँ। लेट से F1 मेरे पास है 20 न्यूटन, और F2 मेरे पास है लेट सपोज 10 न्यूटन। F3 ये हो गई मेरे पास, F3 हमारे पास हो गई 30 न्यूटन, और ये मेरे पास हो गई F4। सो F4 इज इक्वल्स टू लेट से 30 न्यूटन्स। इसको हम कह देते हैं F5, दिस इज 5 न्यूटन्स, और ये हमारे पास हो गई F6, दैट इज इक्वल टू 25 न्यूटन्स। सो उस बात को मैं यहाँ दोबारा लिख दूं अगर कि राइट फोर्सेस राइट डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर है हम वो पॉजिटिव ले लेते हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेस हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी। सिमिलरली जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी उसे हम नेगेटिव ले लेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की साइन कन्वेंशन हैं जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर होता है। ये हमारा होता है पॉजिटिव एक्स, और ये होता है नेगेटिव एक्स। ये हो जाएगा पॉजिटिव y और ये हो जाएगा नेगेटिव y। तो इसको इसी तरह से याद रखो, जैसे राइट साइड की तरफ x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड की तरफ x नेगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन में y पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y नेगेटिव। तो आप समझ आया कि पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह लिया है? सर अपवर्ड से नहीं, F1 और F2 पॉजिटिव होगा। अपवर्ड का मतलब F1 और F2 तो डाउनवर्ड है ना। ओके सर, तो F4 होगा, हाँ और F1 और F2 पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, ठीक F देखो मेरे पास देखो दोबारा से देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस हैं? F1 और F2। F1 और F2, और साइन कन्वेंशन में देख के बताओ पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी? नेगेटिव। नेगेटिव। इसी तरह से F4 को देखो किस डायरेक्शन में है? ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो ये क्या साइन होगी इसकी? इसकी पॉजिटिव होगी। इसकी पॉजिटिव होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से राइट और लेफ्ट का भी है। ये वाली जो F3 है वो लेफ्ट की तरफ है, और ये दो जो है वो राइट की तरफ है। सो पहले मैं जो है वो तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखता हूँ। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में मेरे पास तीन फोर्सेस हैं, F6 प्लस F5 प्लस F3। इन तमाम का सम जो है वो 0 होना चाहिए। सो F6 की वैल्यू है 25, F5 की वैल्यू है 5, और F3 की वैल्यू है 30, और ये लेफ्ट डायरेक्शन में है तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। सम चेक करो 0 आ रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का यस सम सर, देखो 0 यस सर, आएगा। 0। बिल्कुल यस इसी सर। तरह से जो है वो वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं। हमारे पास है F1, F2 एंड F4, दैट इज इक्वल टू 0। सो F1 हमारे पास है 20, F2 हमारे पास है 10,
और F4 है हमारे पास 30 और इनका सम इक्वल टू 0। सो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कर देता हूं। सो ये नेगेटिव फोर्स हो जाएगी और ये नेगेटिव फोर्स हो जाएगी। तो सम ऑफ ऑल द फोर वर्टिकल फोर्सेस 0 आ रहा है। तो मैथमेटिकली समीशन Fy इज इक्वल टू 0 और यहां मैं कह सकता हूं कि समीशन Fx इज इक्वल टू 0। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है। सो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। अच्छा, पेज नंबर 39 के ऊपर एक डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। उस डायग्राम को देखो, निकालो जरा। पेज पे डायग्राम दिख रही है, बिल्कुल फर्स्ट वाली। सर आप पेज नंबर बता दें वापस से। 39, पेज नंबर 39। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके ऊपर किस तरह से हम फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करके कोई भी अननोन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर जो है वो इस एंड के ऊपर एक रो फिक्स किया हुआ है, ठीक है। और असल में फिर ये पास हो रहा है पुली में से, और पुली के ऊपर जो है वो यहाँ पर कोई वेट हैंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पुली है, और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो उस पर्सन का लेग हैंग कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास जो है वो एक वेट फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेग की। सो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे तीन फोर्सेस हो गई। एक इस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वेट फोर्स, एक हमारे पास हो जाएगी टेंशन इस डायरेक्शन के अंदर, और एक हमारे पास टेंशन फोर्स हो जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। सर ये उस तरफ है या फिर मुझे लग रहा है कि ये अंदर की तरफ है, यहाँ पे 20 डिग्री और थीटा। वो एंगल वगैरह में नहीं ले रहा, एंगल वगैरह छोड़ दो। एंगल वैसे ये वाला बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ एंगल बना हुआ है थीटा 20 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो इसी तरह की डायग्राम को मैं सॉल्व करवाता हूँ, या भी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि यहाँ इन फोर्सेस को ब्रेक किस तरह से करेंगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर देखो तीन फोर्सेस मेरे पास हैं। इस पॉइंट से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स, इसी पॉइंट से इस 20 डिग्री पर एक टेंशन फोर्स, और दूसरी जो है वो इस डायरेक्शन में टेंशन 2। अब यहाँ पे वर्टिकल फोर्स तो एक नजर आ रही है, बट बाकी दो फोर्सेस T1 और T2 जो है वो ना तो हॉरिजॉन्टल है, ना तो ये फोर्स जो है वो हमारे पास एग्जैक्टली वर्टिकल है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला। तो अब देखो मैं T1 और T2 का रेजोल्यूशन कर देता हूं। सो टेंशन 1 फोर्स का अगर मैं रेजोल्यूशन करूं तो लेट सपोज एक कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा ये, इसको हम कह देंगे Ty, और एक कंपोनेंट हमारे पास टेंशन का आ जाएगा ये वाला, इसको हम कह देंगे Tx। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, बिल्कुल इसी तरह से T2 का रेजोल्यूशन करते हैं। तो T2 का रेजोल्यूशन करने के बाद मेरे पास हो जाएगा ये Ty, और एक ये कंपोनेंट मेरे पास आ जाएगा दैट इज Tx। क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो मैंने T1 को ब्रेक कर दिया उसके कंपोनेंट में T1x और T1y। इसी तरह दूसरी जो टेंशन थी उसको भी स्प्लिट कर दिया मैंने T2x और T2y के अंदर। सिमिलरली एक और फोर्स जो हमारे पास थी वो थी वेट फोर्स। तो अब मुझे सेकेंड फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ये जो T1 और T2 है उसको भूल जाओ। अब इस T1 और T2 की जगह मेरे पास ये इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स मौजूद है। तो अब टोटल देखो मेरे पास कितनी 5 फोर्सेस बन गई। एक टेंशन 1 के दो कंपोनेंट, दूसरा टेंशन 2 के दोनों कंपोनेंट, और तीसरा मेरे पास मौजूद है वेट फोर्स। तो मेरे पास 5 फोर्सेस है। अब मुझे बताओ इनमें से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी है?
सर 5 कैसे हुए? देखो, टेंशन 1 और टेंशन 2 को छोड़ दो, बिकॉज टेंशन 1 ब्रेक होके मेरे पास T1x और T2y बन गए, दो फोर्सेस हो गई। इसी तरह से टेंशन 2 को भी छोड़ दो, उसकी यस सर। उसको ब्रेक करके मैंने T2x और T2y निकाल लिया। और नेक्स्ट फोर्स हमारे पास है वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से मेरे पास टोटल 5 फोर्सेस हो गई। ओके सर। सो अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं। सर हॉरिजॉन्टल T2x और T1x है। बिल्कुल सही है, T1x और T2x। ठीक है, अब मुझे वर्टिकल फोर्सेस बताओ। सर वर्टिकल T2y T1y और वेट फोर्स है। बिल्कुल सही है, ये मेरे पास मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब मैं लेट सपोज सवाल में अगर कहा हो कि दिस बॉडी इज बैलेंस्ड और इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। सो मैं जो है वो उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करता हूं, अप्लाई फर्स्ट कंडीशन। So according to first condition, sum of all the horizontal forces equal to 0 and sum of all the vertical forces is equal to 0. अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखूं तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में मेरे पास सिर्फ दो ही हैं, T1x एंड T2x। इन दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सो मेरे पास जो राइट डायरेक्शन में T1x है इसको मैं पॉजिटिव ही लूंगा, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में उसको मैं कर देता हूं नेगेटिव। तो ये मेरे पास जो है वो कंडीशन बन गई, जिसमें अगर इस इन दोनों का जो सम है वो इक्वल्स टू आ जाएगा 0 के। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। ओके, बिल्कुल इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट्स के ऊपर मैं अप्लाई करूं तो T2y प्लस T1y प्लस W, इन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 होगा। सो अपवर्ड डायरेक्शन में T1 और T2 है, y कंपोनेंट इनके, तो इन दोनों को मैंने प्लस में रहने दिया। और वेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस वेट फोर्स को मैंने नेगेटिव कर दिया। क्लियर है अब? यस सर। ओके, सो अब यही जो मैंने फोर्सेस का ब्रेकडाउन किया, और फिर मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0, वर्टिकल कंपोनेंट का सम इक्वल टू 0, ये करके मैंने जो है वो इक्वेशंस फॉर्म की। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो एग्जाम्पल 2.1 को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.7। और सर हमें सेम, पता कैसे चलेगा कि हमें कंपोनेंट से ब्रेक करना है? अच्छा देखो, अगर फोर्सेस जो मैंने, देखो मैं जो प्रीवियस पेज के ऊपर जो आसानी के लिए समझा रहा था, यहाँ देखो जितनी भी फोर्सेस मैंने बनाई है या तो वो हॉरिजॉन्टल है या तो वो वर्टिकल है। तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, ऑलरेडी वर्टिकल है, तो मुझे इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट फोर्सेस को जो है वो इक्वेट कर दिया। इसी तरह यहाँ भी जो मैंने फोर्सेस ली थी, यहाँ पर भी तमाम फोर्सेस ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, तो मुझे स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मेरे पास यही इसी डायग्राम में एक ऐसी फोर्स होती, तो इस फोर्स को, जो कि ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो अब इसका एनालिसिस करने के लिए मैं इस फोर्स को स्प्लिट कर देता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो पिछली दो तमाम डायग्राम में मैंने इसलिए नहीं किया, बिकॉज तमाम डायग्राम्स के अंदर फोर्सेस ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल थी। यहाँ जो फोर्सेस है इसमें तमाम फोर्सेस ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं थी। ओके सर। ठीक है, सो पेज नंबर 39 पे मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, तुम भी अपने पास फॉलो करो बुक में। अ लोड इज सस्पेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एज शोन इन द डायग्राम। एक ऑब्जेक्ट को जो है वो हमने हैंग किया है, जैसे कि यहाँ डायग्राम के अंदर गिवन है। तो इस डायग्राम को हम प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि इसी डायग्राम के अंदर जो है वो हम एनालिसिस कर सकें, और उसको इसी डायग्राम के अंदर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमारे पास ये फिगर बन रही है। ओके, सो एक वेट को भी हैंग करना है, तो एक वेट हैंग कर देते हैं हम इसके साथ।
ये हमारे पास वेट फोर्स आ जाएगी इसकी। ओके, सो अब यहाँ पे देखो एंगल्स जो है वो अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे साथ साथ जो है वो एंगल्स भी मार्क कर देता हूँ। इसका जो वेट है उसको हमने नाम दे दिया W, और इस वेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ हमारे पास दो स्ट्रिंग्स मौजूद है। इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन मौजूद होगी, हमने नाम दे दिया इसको T1, और वहां पे हमारे पास दूसरे स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स मौजूद होगी उसको मैंने नाम दे दिया T2। दोनों के एंगल्स भी नजर आ रहे हैं डायग्राम में। सो वन इज 60 डिग्री एंड द अदर वन इज 20 डिग्रीज। तो मैंने यहाँ पे दोनों एंगल्स मार्क कर दिए। अब देखो क्या कहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पॉइंट बी, कि हम इस पॉइंट पी के ऊपर, ये हमारा पॉइंट पी है, इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने वेट लटकाया है वो कितना वेट में मैक्सिमम लटका सकता हूं जब तक जो है वो ये स्ट्रिंग जो है वो टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर उससे ज्यादा वेट लगा दिया मैंने तो इसका मतलब है कि अब ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे या टूट जाएंगे। If maximum breaking tension of the cord used is 50 न्यूटन, सो जो मैक्सिमम जो स्ट्रिंग की जो लिमिट है वो 50 न्यूटन है। क्वेश्चन क्लियर है? सर आप क्वेश्चन एक और दफा समझा दें। अच्छा, सो अ लोड इज सस्पेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एज शोन इन द डायग्राम। तो ये हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं या दो स्ट्रिंग्स हैं। दिस इज कॉर्ड 1 एंड दिस इज कॉर्ड 2, बल्कि इसको हम 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। सो ये दो कॉर्ड्स कुछ इस तरह से टाइट की हुई हैं। एक कॉर्ड, एक वायर को यहाँ से टाइट किया, दूसरे वायर को जो है वो यहाँ से टाइट किया, और दोनों आपस में जहां से मिल रहे हैं वहां हमने जो है वो एक वेट को लटका दिया। ठीक है, यस सर। सो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज 20 डिग्री। और हमें ये बताना है कि हम यहाँ पर वेट पर कितना ज्यादा से ज्यादा लोड लटका सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा लोड जो है वो अटैच कर सकते हैं ताकि ये जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक ना हो। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी जो फोर्सेस हैं वो हमारी फोर्सेस क्या कहते हैं, वो नहीं की हुई है। तमाम फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या तमाम फोर्सेस वर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है वो हम इस T1 और T2 को जो है वो स्प्लिट कर देंगे। तो उसके लिए मैं जो है वो यहाँ पे एक इमेजनरी एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ एट पॉइंट P। तो इस पॉइंट P के पास जो मैंने एक्सिस ड्रॉ किया है इमेजनरी, इस एक्सिस के थ्रू जो है मैं T1 और T2 को स्प्लिट करता हूँ। सो पहले मैं T1 को स्प्लिट करूँ, सो ये मेरे पास एक कंपोनेंट आ जाएगा T1 का, तो उसको हम नाम दे देते हैं दिस इज T1Y, और एक कंपोनेंट हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं T1X। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी टेंशन को अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो ये मेरे पास एक कंपोनेंट आ गया T2Y, और एक ये कंपोनेंट हमारे पास आ गया दैट इज T2X। क्लियर है यहाँ तक? सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ से कंपोनेंट ब्रेक करना है? अच्छा, कोई भी कॉमन एक्सिस जो है वो लेके हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो ये फोर्सेस का जो कॉमन और पॉइंट था, एरोज वगैरह से पता चलेगा कि एरोज उस लेफ्ट डायरेक्शन में रखें या राइट डायरेक्शन में रखें? देखो मेरे पास, लेट सपोज मैं यहाँ एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास जो है वो ये दो वेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर मुझे इसकी स्प्लिटिंग करनी है तो मैं अपना जो एक्सिस चूज करूंगा ना वो मेरी मर्जी होगी। मैं अपनी मर्जी से कोई एक्सिस चूज करूंगा। आसानी ये होती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस सपोज कर लेते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है तो ये हमारी जो है वो वाई एक्सिस सपोज हो जाती है। जब हम स्प्लिटिंग करेंगे तो हम हर एक्सिस या हर वेक्टर के लिए कोई अलग अलग एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे, एक कॉमन एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं और उसी कॉमन एक्सिस के रेस्पेक्ट से हम उस वेक्टर्स की स्प्लिटिंग करते हैं।
ओके सर। ओके, सो अब यहाँ पे एक और चीज मैं मार्क कर दूं कि ये जो देखो, ये जो 60 डिग्री बन रहा है ना, 60 डिग्री के पास इस तरह का एक जेड फॉर्म हो रहा है। यहाँ 60 डिग्री है, सो यहाँ पर भी जो है वो 60 डिग्री फॉर्म होगा। बिल्कुल इसी तरह 20 डिग्री के पास भी जो है वो हमारे पास इस तरह का एक जेड फॉर्म हो रहा है। सो ये हमारा 20 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 20 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, सो मैं मार्क कर देता हूँ कि दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 20 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे साइड पे बताया हुआ भी है कि किस तरह से 60 और 20 आया। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो एक्स कंपोनेंट के फॉर्मूले में एज वी नो दैट हमारे पास जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा आता है, और वाई कंपोनेंट के फॉर्मूले में हमारे पास साइन थीटा आता है। तो इस T1 का मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा T1 साइन 60 डिग्री, और x का फॉर्मूला हो जाएगा T1 cos 60 डिग्री। इसी तरह से T2 का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा T2 cos 20 डिग्री, और T2y का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास T2 sin 20 डिग्री। ये फॉर्मूलेज मैंने प्लेस किए, समझ आ गया? यस सर। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो अब अप्लाई करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए जीरो के, और वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल होना चाहिए जीरो के। सो सम ऑफ एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल T1x और T2x है। बिल्कुल सही है, हॉरिजॉन्टल जो है वो T1x और T2x है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? T1x प्लस T2x इज इक्वल टू जीरो। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव देखें तो हमारे पास T2x पॉजिटिव होगी, T1x जो है वो नेगेटिव होगी। तो मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। T1x की जगह हमने लिखा था T1 cos 60 डिग्री प्लस T2 cos 20 डिग्री। माइनस वाली टर्म को मैं दूसरी साइड ले जाके प्लस कर देता हूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा दैट T2 cos 20 डिग्री इज इक्वल टू T1 cos 60 डिग्री। यही फॉर्मूला बनेगा। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट हम जो है वो यहाँ cos 60 को दूसरी साइड ले जाकर अगर डिवाइड कर दें, सो T1 विल बिकम T2 cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। तो cos 20 डिवाइडेड बाय cos 60 की वैल्यू बताओ मुझे। सर हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि T2 का जो cos 20 डिग्री है उसको पहले सॉल्व कर लें और हाँ, फिर cos 60 को सॉल्व करके फिर डिवाइड कर लें। हाँ, ये भी हो सकता था। एक ही बात है, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सर मेरे पास 1.87 आ रहा है। ठीक है, 1.87। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास आंसर यही आया हुआ है। T1 इज इक्वल्स टू 1.87 T2। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? सर हम लोग T2 नहीं निकालेंगे। T2 निकाल सकते थे, बात एक ही हो जाती। ओके सर। मुझे अब इन दोनों इस ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उसके हिसाब से मुझे बताओ T1 और T2 में से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? सर T2 बड़ी है T1 से। T2 बड़ी है या T2 छोटी है? सर 1.87 और T1 के आगे कोई वो नंबर नहीं है।
अच्छा चलो मैं इसकी एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। फॉर एग्जांपल 1.87 मल्टीप्लाई बाय, लेट सपोज T2 की जो वैल्यू है वो है 10, तो 10 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 आ जाएगा। यस सर। तो आंसर क्या बना? T1 इज इक्वल टू अब 18.7। मुझे बताओ बड़ा और छोटा कौन है? T1। T1 जो है वो यहाँ पे, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दी थी, सोल्यूशन का पार्ट नहीं था ये। सो यहाँ से हमने देखा कि इस हिसाब से T1, फिर हाँ फिर T1 बड़ा हो जाएगा। T1 जो है वो बड़ा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखो सवाल के अंदर एक और चीज गिवन थी, डिटरमाइन द मैक्सिमम, सवाल रीड कर रहा हूं कि डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पी इफ द मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द कॉर्ड इज 50 न्यूटन। इसका मतलब है कि जो कॉर्ड है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो फोर्स लग सकती है वो 50 न्यूटन की लग सकती है। 50 से अगर ज्यादा होगी तो ये कॉर्ड ब्रेक हो जाएगी। ये बात समझ आई? सर क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं दिया हुआ था कि सिर्फ वो बताना है कि उसका वेट कितना है, फिर हमने यहाँ पे T1 और T2 क्यों निकाला है? T1 और T2 देखो हम क्यों निकाला है वो अभी हम देखते हैं। सवाल के अंदर जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, पहले उसको देख लो, फिर आगे चल के जो सोल्यूशन का पार्ट बनेगा यही चीज हमारे उसमें समझ आ जाएगा कि हमने क्यों निकाला। सवाल में देखो कहा है कि मैक्सिमम ब्रेकिंग टेंशन जो कि कॉर्ड के अंदर यूज हो रही है वो 50 न्यूटन के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो हमारे पास डायग्राम में दो कॉर्ड्स है ना, कॉर्ड वन और कॉर्ड 2, तो इसमें जो मैक्सिमम लग सकती है ना टेंशन वो हो सकती है 50 न्यूटन की। 50 न्यूटन से ज्यादा की टेंशन फोर्स इन दोनों कॉर्ड्स के ऊपर में से किसी पे भी लगे तो ये कॉर्ड ब्रेक हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। मैक्सिमम जो टेंशन है वो बराबर है 50 न्यूटन के। तो अब मुझे बताओ कि 50 न्यूटन मैक्सिमम T1 पे लग रही है या T2 पे लग रही है? सर दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। देखो दोनों जगह एक ही नहीं जा रहे। जब इसको लटकाया है वेट को हमने, तो पहली कॉर्ड के अंदर टेंशन अलग है, दूसरी जो कॉर्ड है उसके अंदर टेंशन अलग है। अगर सेम होती बराबर होती तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूले के अंदर ये 1.87 ना आता, ये दोनों T1 इज इक्वल टू T2 आता। बिकॉज यहाँ दोनों एंगल्स अलग अलग बन रहे हैं तो इसलिए दोनों में टेंशन भी अलग अलग होगी। T1 का सर एंगल ज्यादा बन, फिर मैक्सिमम टेंशन T1 पे लग रही है। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम टेंशन जो है वो T1 पे लग रही है। तो T2, सॉरी, मैक्सिमम टेंशन जो है वो T1 पे नहीं होगी। सही है, मैक्सिमम टेंशन जो है वो T1 पे होगी। जब T1 पे मैक्सिमम टेंशन है तो T2 की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पर। सो मैक्सिमम टेंशन दैट, जो कि हमें सवाल में कह दिया कि 50 न्यूटन की लग सकती है, हमें नहीं पता था कि किस पे लग रही होगी। अपने सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्व करके निकाली कि मैक्सिमम टेंशन अप्लाई हो रही है T1 पे। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो मैक्सिमम लोड में अप्लाई करूंगा वेट की जगह, तो मैक्सिमम टेंशन जो प्रोड्यूस होनी चाहिए वो 50 न्यूटन की होगी। तो जो मेरा फॉर्मूला आया था T1 इज इक्वल टू 1.87 T2। सो अगर मैं यहाँ से T2 कैलकुलेट करूंगा तो वो इक्वल हो जाएगा 50 अपॉन 1.87। तो यहाँ से मुझे T2 का आंसर बताओ। सर 26.73। 26.7 न्यूटन। सो यहाँ T1 और T2 मैंने निकाले। अब मैं समझाता हूँ कि T1 और T2 हमने क्यों जो है वो फाइंड आउट किया है। अब अगर इसी सवाल के अंदर मुझ में वर्टिकल फोर्सेस का सम जो है वो इक्वल करना है मैंने जीरो के, सो वर्टिकल कंपोनेंट, अभी मैं दोबारा डायग्राम निकालता हूँ, उसके अंदर से हम देखते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। डायग्राम में मुझे देख के बताओ वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं अब। सर वर्टिकल की तरफ वेट है सिर्फ। और दूसरी कोई भी नहीं है? टोटल 5 फोर्सेस थी हमारे पास। फिर T1Y और T2Y है।
बिल्कुल सही है। अब डायरेक्शन याद रखो, T1 और T1y ऊपर की तरफ है और W4 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे मैं कहाँ गया पेज हमारा, ओके। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर तीन फोर्सेस थे, दैट इज एफ सॉरी T1, T1y, T2y एंड W। तो इन तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 के बराबर आना चाहिए, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। अब अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है तो ये T1y पॉजिटिव, T2y भी हमारा पॉजिटिव, बट ये जो वेट होगा वो मैं नेगेटिव लूंगा। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके। अब दोबारा देख लो कि T1 का हमारा जो एंगल है वो 60 बन रहा है और T2 का जो एंगल है वो 20 है। और y कंपोनेंट में एज वी नो दैट कि हमारे पास जो है वो साइन थीटा आता है, तो मैं यह फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। T1y का फॉर्मूला होगा T1 साइन 60 डिग्री प्लस T2 साइन 20 डिग्री माइनस W इज इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब देखो अब मुझे अगर W यहाँ से निकालना है तो साइन 20 साइन 60 तो कांस्टेंट होते हैं, मैं निकाल लूंगा कैलकुलेटर से। बट इसके लिए W फाइंड करने के लिए मुझे T1 और T2 रिक्वायर्ड होगा या नहीं होगा? यस सर। सर हम ऐसा कर सकते हैं कि डब्ल्यू को उस तरफ करके उन दोनों कांस्टेंट को ऐड कर लें। बिल्कुल सही है, ये भी कर सकते हैं और असल में हम यही करते। तो मैं W को अभी से वहीं ले जाता हूँ। T2 की जगह में लिख दिया 26.7 और साइन 20। अब ये मेरे पास कुछ वैल्यूज फॉर्म हो रही है। साइन 60 को 50 से मल्टीप्लाई, साइन 20 को 26.6 से मल्टीप्लाई, और इसको ऐड करके सम अप करके जो है मुझे फाइनल आंसर बताओ। सर मेरे पास 52.4 आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है आंसर। W इज इक्वल टू 52.4 न्यूटन। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेट है जो कि उस स्ट्रिंग के साथ मैं अप्लाई कर सकता हूं। अगर मेरा जो वेट है वो 52.4 से अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है मैक्सिमम टेंशन जो आएगी पहली वाली कॉर्ड के ऊपर वो 50 न्यूटन से ज्यादा बन जाएगी, और जब 50 न्यूटन से ज्यादा हुई तो इसका मतलब है वो कॉर्ड या वो स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सर ये न्यूमेरिकल काफी लंबा है, तो ये एमसीक्यू वगैरह में कैसे आएगा? देखो, मुझे समझाने में देर लगी है, तुम्हें समझने में भी थोड़ी देर लगी है, बट इसके अंदर ये न्यूमेरिकल जो है वो इतना लेंदी नहीं है। सिंपल सी छोटी डायग्राम देकर भी हमें जो है वो इस तरह का एक या दो चीज फाइंड आउट करने को दे सकते हैं। लंबा इसलिए लग रहा है बिकॉज एक एक स्टेप हम समझते हुए चल रहे थे, चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए चल रहे थे। जब तुम खुद इसी सवाल को या इस तरह के सवाल को सॉल्व करने को बैठोगी तो तुम्हें इतना टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात कि जरूरी नहीं है कि एज इट इज पूरा सवाल जो है वो एमसीक्यू के अंदर आए। इस सवाल के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे थे ना कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बराबर करना है, वर्टिकल फोर्सेस को बराबर करना है, तो इनमें से कोई एक चीज करने को पूछ सकते हैं। ओके सर। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी यहाँ पे जो है फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ी, उसको डिटेल के अंदर स्टडी किया। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन जो कि मैंने कहा था कि इट इज रिलेटेड टू टॉर्क होती है, जिसमें हमने कहा था कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन द बॉडी इज 0। बॉडी के ऊपर तमाम जो टॉर्क्स होते हैं उसका सम हमेशा 0 होगा। सो टॉर्क को अगर हम देखें तो टॉर्क हमारे पास जो डायरेक्शन होती है टॉर्क की वो दो तरह की होती है। एक होगी हमारे पास या तो टॉर्क होगा हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क, या तो हमारे पास टॉर्क होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क।
सो ये दो बेसिक डायरेक्शन हमारे पास हो सकती है टॉर्क की, दैट इज क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो सेकंड कंडीशन ये कहती है कि बॉडी के ऊपर चाहे जितने भी टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हो, तमाम टॉर्क्स का जो सम है वो जीरो होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल बॉडी के ऊपर जो टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं, टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 एंड सो ऑन, तमाम टॉर्क्स का जो सम है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए जीरो के लिए, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि दैट समेशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। जिस तरह से मैंने फोर्सेस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताई, बिल्कुल इसी तरह से टॉर्क के अंदर भी हमारे पास या तो क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे। तो हम इसी स्टेटमेंट को जो हमने यहाँ लिखी है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट क्लॉकवाइज टॉर्क, the sum of clockwise torque is equal to the sum of anti-clockwise torque। क्लियर है ये? यस सर। ओके, अब मैं बताता हूं कि जब फर्स्ट कंडीशन मौजूद है हमारे पास जिससे बॉडी का इक्विलिब्रियम क्लियर हो जाता है, तो सेकंड कंडीशन की जरूरत क्या पड़ती है। सो लेट सपोज मैं एक बॉडी को ड्रॉ करता हूं। लेट सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है और बॉडी के ऊपर जो है वो ये आ गया हमारे पास बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया। अब मैं बॉडी के ऊपर जो है वो दो फोर्सेस अप्लाई करता हूं। लेट सपोज ये एक फोर्स इस तरह से अप्लाई हुई है और एक फोर्स में सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा फोर्सेस भी नहीं बना रहा। ये दो मैंने फोर्सेस अप्लाई की। लेट सपोज ये 10 न्यूटन और ये भी हमारे पास है 10 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ कि क्या सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो आएगा? यस सर। बिल्कुल जीरो आएगा, बिकॉज पॉजिटिव फोर्स हम ले लेंगे इस 10 न्यूटन को, ये हमारे पास पॉजिटिव 10 हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव 10 हो जाएगा, तो सम मेरे पास आ गया जीरो। तो अब इन्हीं दो फोर्सेस को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और कुछ इस तरह से अप्लाई करता हूं कि मेरी जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास ना हो रही हो। तो ये दो फोर्सेस मैंने इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दी। लेट सपोज ये हमारे पास है 20 न्यूटन और ये फोर्स भी मेरे पास है 20 न्यूटन। अब मुझे बताओ क्या सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो आएगा? यस सर। अब भी बिल्कुल आएगा, बिकॉज ये राइट वाली पॉजिटिव और ये लेफ्ट वाली नेगेटिव। बट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करें तो अगर इस तरह से दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी बॉडी के ऊपर, तो ये बॉडी जो है वो स्टैटिक नहीं रहेगी। इन दो फोर्सेस की वजह से ये जो हमारी बॉडी जो हमने कंसिडर की थी, ये बॉडी हमारी रोटेट होगी। होगी या नहीं होगी? यस सर होगी। अब ये बॉडी जो है वो रोटेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास सिर्फ फोर्सेस का एनालिसिस जरूरी नहीं है, बल्कि साथ साथ टॉर्क का एनालिसिस भी जरूरी है। किसी भी बॉडी के ऊपर जो बैलेंस बॉडी होती है या इक्विलिब्रियम में बॉडी हो, तो उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का जो सम है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। अब टॉर्क को अगर हम देखें तो टॉर्क किस वजह से प्रोड्यूस होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से। ये वही बेसिक 9th क्लास वाली नॉलेज है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। टॉर्क प्रोड्यूस होता है फोर्स की वजह से। और टॉर्क की मैंने दो डायरेक्शन बताई कि दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दो तरह की डायरेक्शन होगी। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो ये कहलाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, सो दिस इज नोन एज काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब एक एक करके इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क 1। दूसरी फोर्स की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट इज टॉर्क 2। टॉर्क 1 और टॉर्क 2 की मुझे डायरेक्शन बताओ। सर टॉर्क 1 राइट डायरेक्शन में जा रहा है और टॉर्क 2 लेफ्ट की तरफ जा रहा है। देखो मैंने अभी कहा ना कि टॉर्क के अंदर राइट लेफ्ट और अप डाउन नहीं होते। टॉर्क की सिर्फ दो डायरेक्शन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज
और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये जो ब्लॉक है इस पहली वाली फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये डायरेक्शन। यस सर, फिर T1 से क्लॉकवाइज हो गया और T2 फिर एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा T2 से देखो, मैंने T2 से भी एरो बना के दिखाया है। T2 तो टॉर्क है -20 न्यूटन वाली फोर्स, वो उसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। सो ये डायरेक्शन मुझे बताओ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ सर, ये जो T1 से हुई है वो क्लॉकवाइज हो गई और जो T2 से निकली है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई। नहीं नहीं नहीं, T1 वाली क्लॉकवाइज सही है, बट T2 वाली भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगी। T2 फोर्स जो है वो यस उसको सर। इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जैसे कि मैंने यहाँ ड्रॉ करके भी बताया है। तो यहाँ पर दोनों जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी? दैट सम ऑफ ऑल टॉर्क मस्ट बी 0। तो यहाँ पर तमाम टॉर्क का सम जो है वो 0 नहीं आ रहा। क्लॉकवाइज टॉर्क को हम एज पॉजिटिव लेते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को हम एज नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये जो दोनों इस बॉडी के ऊपर तमाम टॉर्क का सम 0 नहीं आ रहा। सो वी कैन नॉट से दैट कि जो हमारी बॉडी है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। और एग्जाम्पल सर यहाँ पे समझ आए? -20 है वो +20 हो जाएगा। नहीं नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा। माइनस साइन ये फोर्स वाली लगाई थी मैंने। टॉर्क के लिए ये साइंस होती हैं कि टॉर्क 1 और टॉर्क 2 दोनों क्लॉकवाइज है, तो ये वाला टॉर्क भी प्लस में होगा और ये वाला टॉर्क भी प्लस के अंदर ही होगा। ओके सर। ठीक है, ओके। सो अगर हम सम अप करें अपने इन दोनों कंडीशंस को, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा कि द सम ऑफ ऑल दी टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। फिर इसी कंडीशन को हमने दो दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर दिया, और वो पार्ट्स क्या थे? दैट समीशन फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 होनी चाहिए और समीशन वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड कंडीशन को भी हम उसी दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं, लाइक समीशन ऑफ टॉर्क क्लॉकवाइज ये 0 होना चाहिए। सिमिलरली समीशन ऑफ टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों कंडीशन सम अप होके आ गई। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और छोटी छोटी बातें लिखी हुई उसको मैं बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है वो किया हुआ है दैट इक्विलिब्रियम में, तो जैसे मैंने कहा ना कि दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। सो लेट्स से अगर बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रही है, अगर बॉडी जो है वो फर्स्ट कंडीशन को सिर्फ फुलफिल कर रही है, जिसमें हमने कहा था कि बॉडी की जो तमाम फोर्सेस का सम है वो 0 होना चाहिए। अगर फोर्सेस का सम 0 है तो बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगी। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें बॉडी फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रही हो, उस इक्विलिब्रियम को हम जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है कि सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा हो। इसी तरह से अगर बॉडी सिर्फ सेकंड कंडीशन को ओबे करे, जिसके अंदर तमाम टॉर्क का सम 0 होता है, समीशन टॉर्क इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो 0 होती है। तो ऐसे केस के अंदर बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहलाता है।
अच्छा, तो जिस तरह हमने डिफाइन किया था बॉडी को, इक्विलिब्रियम को, कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी की ये वाली एक्सेलरेशन जिसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन भी बॉडी की जीरो हो, और साथ साथ ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो, दोनों चीजें हो, तब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। और लीनियर एक्सेलरेशन जीरो कब होती है? जब बॉडी के ऊपर तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो। और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो कब होती है? जब बॉडी के ऊपर तमाम टॉर्क्स का सम जो है वो जीरो हो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। ओके, तो हमारे टॉपिक जो है वो यहाँ पर जो है वो एंड हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट की कल की क्लास में मुझे बताओ इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें या पास पेपर की तरफ मूव करें, बिकॉज ये प्रॉब्लम्स उसी तरह से जो टॉर्क और इक्विलिब्रियम के हैं थोड़े लेंदी हैं। तो हम पास पेपर की तरफ मूव करें या फिर ये न्यूमेरिकल्स करें नेक्स्ट क्लास में? सर पहले हम लोग पास पेपर्स कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे। ओके, सो लास्ट में जो है वो हम इन न्यूमेरिकल को देख लेंगे। अगर